राम राम भाई सारे ने। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर के ऊपर डीपीपी नंबर 24 करने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने पहले इसकी जो सारे फॉर्मूले हैं वो रिवाइज किए होंगे या माइंड मैप कर रखे होंगे, उनके लिए डीपीपी करना इजी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमें जुपिटर प्लेनेट के बारे में पूछ रखा है जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, और सन का मास भी हमें गिवन है, जुपिटर का मास गिवन है, और जुपिटर और सन के बीच में जो ऑर्बिट है, जो उस ऑर्बिट की रेडियस भी अपने को गिवन है। मैंने मास ऑफ सन जो है वो कैपिटल एम से डिनोट किया है और मास ऑफ जुपिटर स्मॉल एम से। हमें पता है जब भी जो जुपिटर है ये रिवॉल्व करेगा सन के अराउंड, तो उसे घूमने के लिए चाहिए होगा सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि देगी सन की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया और यहाँ पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे एम से एम कैंसिल हो जाएगा और आर से आर कैंसिल हो जाएगा। यहां से जो हमारे पास वी आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर द रूट कैपिटल जी एम बाय आर। यहाँ पे एम जो है ये मास ऑफ सन है। मास ऑफ सन अपने गिवन था 1.99 इंटू 10⁻30 kg। मैंने इसको अप्रोक्सीमेट 2 इंटू 10⁻30 लिख दिया। अब इसको हम सारी हमने वैल्यूज पुट कर दी, जी की, एम की और आर की। अब इससे सोल्व करेंगे तो आता है 1.3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड में कह रखा है कि हम अर्थ से ऑब्जर्व करते हैं तो सन अपने को राउंड सर्कल में चलता हुआ दिखाई देता है। हालांकि एक्चुअली घूमती तो सन है, पर हमें ऐसा ऑब्जर्व होता है। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं क्या अगर अर्थ जो है वो मरकरी को देखेगी तो मरकरी प्लेनेट है वो भी ऐसे ही सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता दिखाई देगा। तो आप देखो बच्चों, हमारे पास यहां पर यह है अर्थ और हमारे पास यह है मरकरी, यह है सन। बच्चों अर्थ तो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो उसको सन ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वो सर्कल में घूम रहा है, लेकिन जो सन स्टेशनरी है। अब मरकरी है वो अपने ही ऑर्बिट में घूम रहा है। वो अर्थ से जब देखेंगे तो इसको ये मरकरी सर्कुलर ऑर्बिट में चलता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए हम कहेंगे इसका सी ऑप्शन ट्रू है, नॉट टू बी ट्रू। ऐसा नहीं है कि अर्थ से मरकरी भी जो है वो सर्कुलर प्लैनेट में, सर्कुलर ऑर्बिट में चलती दिखाई देगी, क्योंकि जो मेजर ग्रेविटेशन फोर्स है वो मरकरी का वो ड्यू टू सन है। मींस इस मरकरी को जो अट्रैक्ट करता है वो कौन करता है? सन करता है, और सन के अराउंड मरकरी घूम रही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या रखा है, अगर दो मासिस दे रखे हैं स्मॉल एम और कैपिटल एम, दोनों में फोर्स अगर एफ है, बीच में कोई मीडियम भर दिया, जैसे मैंने लाइन से मीडियम दिखा दिया, तो नया फोर्स मान लेते हैं एफ डैश हो जाएगा। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर मीडियम की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बच्चों डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, ये अपने को दे रखे, पर इसका कोई यूज नहीं है। कोई भी मीडियम इसमें भर देंगे ना तो दोनों में फोर्स चेंज नहीं होता, इसलिए बाद में भी जो फोर्स है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसलिए जो बी ऑप्शन है हमारा वो ट्रू रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो कह रहे हैं अगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/r पे डिपेंड करता इंस्टेड ऑफ 1/r², तो क्या कोई प्लैनेट किसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी r पे कैसे डिपेंड करेगी? बच्चों हमने मान लिया स्मॉल m मास का प्लैनेट है, ये कैपिटल M के बड़े प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। इसको घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की, क्योंकि प्लैनेट इसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो मिलेगी स्मॉल m को वही रिवॉल्व करवाएगी। तो हमने यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लिखा जो कि होता है mv²/r, और ग्रेविटेशनल फोर्स का होता तो है gm1m2/r², बट हम r² नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो r के ऊपर डिपेंड करता है। जब r पे डिपेंड करता है तो हमने r कर दिया। अब देखो ये r से r कट जाएगा, यहां से स्मॉल m से स्मॉल m भी कैंसिल हो जाएगा, तो v है अंडर रूट gm आ जाएगा। तो इसका मतलब वेलोसिटी r पे डिपेंड ही नहीं करती, तो r की पावर 0 पे डिपेंड करती है, इसलिए जो हमारा बी ऑप्शन है वो ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में अपने कह रखा है कि एक बहुत ही डेंस न्यूट्रॉन स्टार है, एक ये स्टार दे रखा है, मान लेते हैं ये न्यूट्रॉन स्टार है, इसका जो मास है हम वो अपने आप सिलेक्ट कर लेते हैं कैपिटल एम है, और ये कोई स्मॉल एम की बॉडी है जो इसके इक्वेटर पे घूम रही है, क्योंकि ये देखो ये जो स्टार है ये अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा और इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी दे रखी है ओमेगा। तो ये जो मास है ना बच्चों, इसको बाहर की तरफ फेंका जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। अब ये इसके चिपकी तब तक रह सकती है जब तक इसके अंदर की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा हो। तो हमने लिख दिया कि जब ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तब ही ये जो स्मॉल एम वाली बॉडी है इसके साथ स्टक रहेगी। अब यहां पर हमने ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू को पुट कर दिया जो कि जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय r², और यहां पर जो स्मॉल एम वाली मास बॉडी पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो पुट कर दिया। एम से एम कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब हम v को यहां पुट करते हैं ओमेगा r, तो हमारे पास m से m कैंसिल हो गया, एक r से r कैंसिल हो गया,
यहां से आ जाएगा हमारे पास जी एम बाय आर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्केयर आर स्केयर। अब बच्चों ये m जब निकालेंगे तो m आ जाएगा ग्रेटर देन जी ओमेगा स्केयर आर क्यूब बाय जी। तो ओमेगा स्केयर आर क्यूब बाय जी जो है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में। मतलब कि ये मास जो है ये ग्रेटर होना चाहिए ओमेगा स्केयर आर क्यूब जी से। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें स्टेटमेंट 1 में अपने को कह रखा है कि कोई एक एस्ट्रोनॉट है और वो एक स्पेसशिप के अंदर अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो ये एक फाइनाइट सा स्मॉल स्मॉल ग्रेविटेशनल फोर्स फील करेगा। और स्टेटमेंट 2 में अपने को कह रखा है कि जो इस स्पेसशिप को घूमने के लिए मतलब ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो अर्थ की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन प्रोवाइड करेगी। तो बच्चों इसके अंदर पहले हम स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं। ये ट्रू है क्योंकि बच्चों देखो जब भी ये स्पेसशिप इसके चारों ओर घूम रहा होगा उसको घूमने के लिए अर्थ की अट्रैक्शन काम आएगी जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी। लेकिन इस स्पेसशिप का खुद का भी एक मास है क्योंकि देखो क्या रखा है मासिव वर्ल्ड कह रखा है। तो इसको इस स्पेसशिप की वजह से क्या फील होगा, थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स फील होगा। तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है। सेकंड भी ट्रू है कि जो जब भी कोई बॉडी रिवॉल्व करती है हमें पता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके द्वारा मिलता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की। तो इसमें भी यही कह रखा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है स्पेसशिप को वो अर्थ की अट्रैक्शन देगी। लेकिन ये जो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट का राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अपने को ये कह रखा है कि अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है और जो मून है वो 81 अर्थ है वो 81 टाइम हैवियर है देन द मून, मतलब मून से भारी है अर्थ 81 टाइम। उन्होंने कह रखा है कि इसके बीच में कोई एक पॉइंट और ले लो जिसको हमने नाम दे दिया सी, जहां पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन दोनों की जीरो हो जाए। तो बच्चों आप देखो जब सी पॉइंट पे हम देखेंगे कोई भी बॉडी रखी होगी, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एम नोट मास रख देते हैं, इस एम नोट को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी और मून अपनी ओर। जब दोनों की अट्रैक्शन इक्वल हो जाएगी, मतलब कि जब दोनों का जो फोर्स है मतलब सी पे ए की वजह से और सी पे बी की वजह से, तो यहाँ पे सी पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो फोर्स ऑन सी विल बी जीरो व्हेन जब फोर्स सी पे ए की वजह से लग रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। तो हम यहाँ पे देखो सी और ए में फोर्स देख लेते हैं। सी पे हमारे पास बॉडी है एम नोट, यहाँ पे है अर्थ, तो हमने लिख दिया जी। अर्थ का मास हमने लिख दिया 81 टाइम ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ आ गया। दूसरी बॉडी यहाँ पे जो पड़ी है वो कितनी है, एम नोट, वो हमने वहां पे एम नोट लिख दिया। हम मान लेते हैं कि सी पॉइंट का डिस्टेंस अर्थ से एक्स है, पूरा डिस्टेंस डी था, तो मून से कितना हो जाएगा, डी माइनस एक्स। तो हमने अब मून और सी के बीच में मतलब बी और सी के बीच में फोर्स देखा, तो जी मास ऑफ मून लिख दिया, मास ऑफ सेकंड बॉडी देखो वहां पर लिख दिया हमने, डिवाइड बाय इस डिस्टेंस का स्केयर कर दिया। अब अपने को ये एक्स डिस्टेंस फाइंड करना है। चलो बच्चों यहां देखते हैं, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, एम एम से एम एम कैंसिल, एम नोट से एम नोट कैंसिल, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस एक्स। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 9d माइनस 9x इज इक्वल टू एक्स, या फिर 9d इज इक्वल टू 10x। यहां से x आ जाएगा हमारे पास 9 बाई 10d, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। 8th क्वेश्चन में अपने को कह रखा है कि कोई भी दो हमारे पास बॉडीज है जिनका मास दे रखा है m, वो r रेडियस के सर्कल में एक दूसरे के राउंड घूम रही है। तो इसकी जो हमें पता है इस मास को घूमने के लिए एक अंदर की तरफ फोर्स चाहिए, मतलब यहां पे एक अट्रैक्शन चाहिए जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, वो मिलेगी दूसरी बॉडी के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से। तो हम यहाँ पे इन दोनों कंपेयर कर देते हैं और अपने को बताना है कि ये किस वेलोसिटी से घूमेंगे। हमने एफ सी को एफ जी के इक्वल पुट कर दिया, तो एम मास को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर। दोनों में जो अट्रैक्शन होगी वो हो जाएगी जी एम स्क्वायर बाय, देखो दोनों में डिस्टेंस अगर आर रेडियस है तो डिस्टेंस हो जाएगा 2r, तो 2r का स्क्वायर कर दिया। इसको अब सोल्व करते हैं, m से m कैंसिल हो जाएगा और यहां पे अभी सोल्व करेंगे तो v स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा जी एम बाय 4r, r से ये r भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो v है वो आ जाएगा सॉरी r स्क्वायर, तो यहां पे जो v है वो आ जाएगा अंडर द रूट जी एम बाय 4r, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर ए, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
वो कह रहे हैं कि अर्थ जो है ना 1 किलोग्राम वाली बॉडी को अट्रैक्ट करती है 10 न्यूटन फोर्स से। तो मैंने ये 1 किलोग्राम वाली बॉडी को लिख दिया, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। अगर अर्थ के सरफेस पे कोई बॉडी होगी और मास 1 किलो, मैंने 1 लिख दिया। अब ये 1 लिखा हो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 को मैं एक बार हटा देता हूं। मतलब ये वैल्यू अपने को दे दी 10। वो कह रहे हैं एक सैटेलाइट है, रिसर्च सैटेलाइट, जो कि 200 किलो की है और उसकी जो रेडियस है वो दे रखी है अपने को 3/2 RE, जो अपने को रेडियस मैंने यहां पुट कर दी। देखो अब जो वो आप उस फिगर में देखो, ये जो हमने स्मॉल एम मास लिखा है जिसको हम बोल रहे हैं जो सैटेलाइट है, ये अपने को दे रखी है 200 किलोग्राम की। ये पूछा गया अर्थ इस पे कितना फोर्स लगाएगी। तो बच्चों अर्थ इस पे जो फोर्स लगाएगी, देखो फार्मूला क्या होता है Gm1 मतलब अर्थ का मास, दूसरा मास अब की बात 200 kg है, डिवाइड बाय अर्थ के बीच में और उस दूसरी बॉडी के जो सैटेलाइट है उसमें डिस्टेंस कितना है 3/2R। तो मैंने यहां पर 3/2 RE का स्क्वायर कर दिया, 3/2 का अलग और RE का स्क्वायर अलग। अब आप यहां से ध्यान से देखोगे तो जो ये वैल्यू है Gm/RE स्क्वायर, Gm/RE स्क्वायर, ये अपने को फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 10 होती है। तो मैं इसको यहाँ पे 10 पुट कर देता हूं, फिर इससे क्वेश्चन सोल्व होगा। तो जो f डैश है वो आ जाएगा 10 इंटू 200 डिवाइड बाई, नीचे स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 होगा, वो ऊपर चला जाएगा 4। तो ये हमारे पास बन जाएगा f डैश इज इक्वल टू 8000/9, जो कि हमारा डिवाइड करने से आ जाएगा, ये पहले तो चल जाएगा 8 पे, फिर तो हमारे पास 889 अप्रोक्सीमेट ये वाला आंसर आ जाएगा 889 न्यूटन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। वो कह रहे हैं हमारे पास 2 मासेस दे रखे हैं जिनकी रेशियो अपने को गिवन है 4:3। स्टेटमेंट में 4:3 अपने को गिवन है। अब रेशियो देख रहे हैं तो इसको 4m मान ले, ए बॉडी पे जो मास पड़ा है, बी बॉडी को क्या मान ले 3m। इनकी रेशियो लेके देखो 4:3 आएगी। वो कह रहे हैं एक अगला मास, ये दोनों में डिस्टेंस 1 मीटर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आप देखो, और दूसरा एक सेंटर के ऊपर अपने सेंटर पे नहीं सॉरी इनके इन बिटवीन कहीं पे एम मास रख दिया, मान लेते हैं सी पॉइंट पे रख दिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है जैसे इस पे ये एम मास रखा ना, अब इनमें ए और सी में जो फोर्स है ना, ए और सी में फोर्स है वो बी और सी का 1/3 पार्ट है। तो मैं बताना है कि एम मास कहां पड़ा होगा। हम मानते हैं एम मास एक्स डिस्टेंस पे पड़ा होगा, तो बचा हुआ डिस्टेंस हो जाएगा 1 - x। तो बच्चों पहले अब हम ये इक्वेशन से इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं और x फाइंड करेंगे। तो हमारे पास एक ही वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, तो हम उससे फाइंड इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले a और c में देखो फोर्स कितना होगा, साथ साथ ऊपर देखते जाओ। g फर्स्ट बॉडी का मास मतलब कि 4m, सेकंड बॉडी का मास मतलब कि हमारे पास हो जाएगा कैपिटल M ये वाला, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू का साइन। ऐसे ही अब इन दोनों में देख लेंगे तो आ जाएगा G 3m डिवाइड बाय 1 - x, क्योंकि इनमें डिस्टेंस जो है वो 1 - x था, और ये क्वेश्चन में 1/3 टाइम दे रखा था, 1/3 और कर दिया। अब अपन इसको सोल्व करते हैं तो देखो G से G कट गया, M से M कैंसिल हो गया, कैपिटल M से कैपिटल M भी गया, इस 3 से ये 3 गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो ऊपर 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, नीचे 2 और x स्क्वायर का आ जाएगा x। यहाँ 1 था तो 1 का रूट 1 और नीचे आ जाएगा 1 - x स्क्वायर का रूट 1 - x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 - 2x इज इक्वल टू x। ये 2x वहां जाके प्लस का बन जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3 मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो सेम है जैसा अभी हमने किया है। इसके अंदर अपने को कह रखा है कि मास m1 है, मान लेते हैं कि यहाँ पे a पॉइंट पे जो हमने मास रखा हुआ है वो मानते हैं हम m1 है, और जो b पॉइंट पे मास पड़ा है वो मानते हैं m2 है। वो 1 kg है, ये 16 kg है, दोनों में डिस्टेंस 1 मीटर है। ये कह रहे हैं 3 किलो की बॉडी कहां रखे कि नेट फोर्स 0 फील करे। हमको पता है इसके बीच में कहीं रख देंगे, 3 किलो वाली को m1 अपनी ओर ट्रैक करेगा और m2 अपनी ओर, दोनों का जब फोर्स इक्वल हो जाएगा, 3 किलो वाली बॉडी पे एक ए मास की वजह से और 3 किलो वाली बॉडी पे बी मास की वजह से, तो फोर्स इक्वल हो जाएगा, तो उस टाइम पे हम कह देंगे इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। तो हमने इनको वैल्यूज को पुट किया। आप इसके अंदर देखते हैं G से G कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 4/1 - x। इसको सोल्व करेंगे फर्दर तो हमारे पास 1 - x इज इक्वल टू 4x, यह आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/5 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 0.2। तो ये इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं।
वो कह रहे हैं कि दो हमारे पास बॉडीज है जिनका मास अपने को गिवन है, रेडियस गिवन है, तो बताना है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है। तो बच्चों हमें पता है फोर्स का फार्मूला क्या होता है, G m1m2/r²। यहां पर मास को मुझे पता है मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखता हूं, तो ये आ जाएगा हमारे पास G का G, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम दो बार लिखना, तो डेंसिटी स्क्वायर इंटू वॉल्यूम स्क्वायर। तो यहां से जब अपन और सोल्व करेंगे, देखो ऊपर देखो G का मैंने इधर G लिख दिया, डेंसिटी का स्क्वायर, वॉल्यूम को 4/3 πr³ लिख दिया, इसका भी स्क्वायर करना था वॉल्यूम का, डिवाइड बाय r स्क्वायर है। तो यहां से हमारे पास जो F है वो आ जाएगा G रो स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर पाई स्क्वायर और r की पावर 4। तो जो फोर्स है ना वो डिपेंड करता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴ के, तो r⁴ के करता है। तो यहां पर हमने देखेंगे जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है ये करेक्ट है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रखा है कि चार इक्वल मासेस हैं जो कि प्लेस है किसी सर्कल के अंदर, और ये एक दूसरे के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं एक r रेडियस के सर्कल में। तो बच्चों अगर मैं इस मास की बात करूं, इसको बाकी सारे फोर्सेस अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये r रेडियस के सर्कल में क्या कर पाएगा, रिवॉल्व। तो अगर मेरे जो सबसे पहले तो है ना इस m मास को एग्जांपल ले ले, तो इस पे पहले नेट फोर्स देखना पड़ेगा। वो नेट फोर्स जितना आएगा उसको अपने को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल पुट करना पड़ेगा, वहां से हम निकाल पाएंगे कि ये किस स्पीड से घूम रहा है, जो कि हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप इसकी देख लेते हैं। अगर ये इसकी r रेडियस है तो हमें पता है ये क्या बन जाएगा, r, ये भी r हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया डिस्टेंस 2r। जब ये डिस्टेंस 2r हो गया तो ये लेंथ निकालना इजी है, ये साइड हो जाएगी √2 टाइम r। तो हमारे पास लेंथ ऑफ द इस तरह स्क्वायर की लेंथ आ गई। अब m मास के ऊपर मैं देखूं जो अट्रैक्शन होगी, ये वाला जो m है जो हमने यहां पे m है इसकी वजह से होगी इधर, मान लेते हैं F0। जो नीचे वाला m है इसकी वजह से होगी नीचे, ये भी मान लेते हैं F0। इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा √2 टाइम ऑफ F0, जो कि मैंने वहां पे अलग से फिगर से भी दिखा रखा है। तो हमने पहले देखो इन दोनों का मतलब कि ये वाला जो हमारे पास अट्रैक्शन थी F0 और ये वाली अट्रैक्शन थी F0, इनका रिजल्टेंट को मान लिया F1। अब बच्चों ये वाला मास है तो बिल्कुल यहां पे है, ये भी क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, मान लेते हैं F2 से करेगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा F1 प्लस F2। ये मैंने यहां तक अपने को निकालना है, और इस नेट फोर्स को हम पुट कर देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल, क्योंकि ये मास घूमेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो नेट फोर्स हमने निकाला, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल पुट करके वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो चलो हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको नंबर दे देता हूं 1 2 3 4। पहले हमने 1 और 3 वाले की वजह से देख लिया F0 फोर्स था, और F0 होगा क्या, इन दोनों में कितना फोर्स होगा, तो आप साथ साथ वहां भी देखेंगे G, इन दोनों का मास मतलब कि m² डिवाइड बाय इन दोनों का मास m², ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना है √2r, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 × r² बन जाएगा, ये F0 आ गया। और अभी ये वाला कितने से ट्रैक करेगा, ये वाला, तो हमें पता है G, दोनों बॉडीज का मास mm, तो m², ये डिस्टेंस कितना है 2r का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 4r²। तो अब हम नेट फोर्स निकाल लेते हैं बच्चों। जो हमारे पास नेट फोर्स आएगा वो आ जाएगा F1 क्या है √2 टाइम ऑफ F0 हमने निकाल रखा है, तो इसका √2 टाइम करना है। फिर F2 भी अपने को गिवन है। अब सारे के सारे ये देखो जो भी ये स्टेटमेंट है इसके अंदर Gm/r कॉमन है, तो हम भी है ना पहले तो F0 को मैं यहीं के यहीं √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये लीजिए मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से इसको और इसको ऐड करना है ना, तो Gm/r पहले ही कॉमन ले लो, हालांकि Gm/r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यही ले लेते हैं हम। तो आ गया m² भी आ रहा है, चलो ले लेते हैं, डिवाइड बाय r², ये भी आ रहा है। ब्रैकेट में देखो क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में हमारे पास बच जाएगा यहां पर √2/2, और F2 की तरफ से क्या बच जाएगा प्लस में 1/4। इसको अपने को लिखना है सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल, जो कि है mv²/r। अब हम यहां पर देखते हैं जो भी कटपिट होता है वो कटपिट करते हैं, तो ये r से r कट जाएगा, एक m² से ये m कट जाएगा, और नीचे अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा देखो 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2√2 + 1, और यहाँ पे v था, यहाँ पे रूट ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था ना, और इधर बच गया Gm/r, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे।
14 में कह रखा है बच्चों कोई भी दो मास हैं उनको हमने स्प्लिट किया। पहले तो आप ये समझ लो कि जब भी दो मास से मान लो मार्कर है, इसको मैं स्प्लिट करके अलग अलग कर दूं, फोर्स मैक्सिमम तभी हो सकता है जब दोनों हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड हो। जैसे कि मैंने ऊपर देखो एग्जांपल से बता रखा है, अगर मान लो कि 10 कोई मास था, उसको 5 5 में डिवाइड किया, तो आप देखो जो ग्रेविटेशन फोर्स का अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। क्योंकि जब ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी ना, ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी m1 m2 की, तो ही क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम। ये प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होती है, जब ये देखो 10 के टुकड़े 5 5 किए तो 25 आया, 6 और 4 किए तो 24 आया, 8 और 2 किए तो 16 आया। तो आप देख रहे हो अगर इसी 10 को मैं 8 और 2 दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, 8 और 2 में, तो मल्टीप्लाई कम हो जाती है, 5 और 5 में मैक्सिमम रहती है। तो अपने को ये समझ लाना है कि कोई भी मास अगर दो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है ना, तो ही उसमें अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है। तो अब हमसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया है कि जो अपने को रेशियो बतानी है कि एक किसी पीस की और टोटल मास की क्या हो जिससे फोर्स मैक्सिमम हो जाए। ये मैंने अभी अभी बता दिया कि कोई भी जो पीस हम करेंगे ना, इसका जो पार्ट लेंगे वो आधा होना चाहिए, तो ही फोर्स मैक्सिमम होती है। मतलब एक पीस m/2 और इस m की रेशियो पूछिए, तो ये m से m कट जाएगा तो क्या आ जाएगी 1/2, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा 1:2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये क्वेश्चन जो है आपको फिगर से ही समझने का है। इसके अंदर आप फिगर के अंदर देखो, यहां पर जो ये m मास है, इस m मास को ऊपर की ओर भी अट्रैक्शन मिल रही है, इसको नीचे भी m से, तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली ये 2m वाला भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है यहां पर, और नीचे यहां से भी 2m वाला अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ये फोर्स भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली ये 7m वाला और इधर से भी 7m वाला ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 5m और 5m भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सारे फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, बस ये जो 3m है ना ये बच जाएगा। तो यहां पे रखे m फोर्स पे बस इसका फोर्स बच जाएगा। और अपने को पता है फोर्स का फार्मूला होता क्या है हमारे पास, F इज इक्वल टू जी फर्स्ट बॉडी का मास, सेकंड बॉडी का मास डिवाइड बाय आर स्क्वायर, दोनों में r d दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है d। तो बच्चों अपने को समझ आ गई, यहां से आ जाएगा 3gm स्क्वायर बाय d, और ये फोर्स एक्स डायरेक्शन की तरफ लगेगा, इसको मतलब उधर की ओर फोर्स लगेगा, इसलिए हमारे पास क्या आ गया, आई कैप। हैंस जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा वो ठीक होगा। ए ऑप्शन अपने को गिवन है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूं। यहाँ पे गिवन है अपने को 3gm स्क्वायर डिवाइड बाय डी स्क्वायर आई कैप, हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन में अपने को कह रखा है कि देखो अपने को तीन चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें एक तो बी ऑप्शन पहले साफ साफ दिख रहा है कि सेंटर पे ये मास होगा, ये फोर्स होगा। तो जब भी m मास पड़े हो ना, तो इसके सेंटर के ऊपर नेट जो फोर्स होता है वो 0 होता है। तो सेकंड तो रॉन्ग है। बाकी मिड पॉइंट वाले है ना, कि लाइन के मिड पॉइंट पे जो फोर्स पड़े उसके 3 ऑप्शन है, तो अपने को ये सोल्व करके देखना पड़ेगा। हम किसी भी एक मिड पॉइंट के ऊपर m0 मास को रख लेंगे। अब m0 मास को रख के अपने को इस पे बताना है नेट फोर्स कितना होगा, वही हमारा जो है क्वेश्चन है। तो बच्चों अगर मैं कह दूं इसकी साइड L अपने को गिवन है, तो आप देखो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये साइड कितनी हो जाएगी बच्चों, ये एंगल अगर 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हमारे पास जो ये जिसको मैं नाम दे रहा हूं x, जो x साइड है ये आ जाएगी हमारे पास L साइन 60। साइन 60 होता है √3/2, √3/2 ये हो जाएगी। अब देखो बच्चों m0 के ऊपर जब मैं फोर्स देखूंगा, m0 के ऊपर सबसे पहले मैं देख लेता हूं, इसके नंबर डालता हूं 1 2 3। m0 को जितना 1 अट्रैक्ट करेगा ना अपनी ओर, उतना ही 2 क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो 1 और 2 का तो फोर्स कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया ओनली 3 वाला। 3 वाला m0 को कहां करेगा, अपनी ओर ऊपर की ओर अट्रैक्ट। तो आप ये फोर्स निकाले तो फोर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, g m0 g m0 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है बच्चों, ये पूरा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या L का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, नीचे 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, जो कि ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास वो आ गया ऑप्शन नंबर डी, जिसके अंदर अपने को दे रखा है 4gm m0 बाई 3L स्क्वायर, और जो मिड पॉइंट पे अगर आप मास m0 पड़ा है, तो हेंस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हम आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। 17 क्वेश्चन में अपने को कह रखा है कि कोई भी दो स्फीयर्स गिवन है और उनकी रेडियस है r, जैसे कि हम कह रहे हैं ये रेडियस r है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r।
क्योंकि एक की रेडियस आर है तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 2r। ये कह रहा है कोई भी एक स्फीयर पे बताओ बाकी दोनों की वजह से कितना फोर्स होगा। तो मैं इसको शेडिड कर देता हूं, आप फिगर में देखो जो पोर्शन मैंने शेडिड कर दिया, इस शेडिड पोर्शन के ऊपर आप देख लेते हैं इसके ऊपर दोनों मिलकर कितना फोर्स लगाएंगे। तो देखो बच्चों इधर की ओर फोर्स और इधर की ओर, अच्छा पहले तो ये समझ लो एक बारी, इनके अंदर जो ये एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो जो ये येलो वाला लाइन है ये भी 2r है, ये भी 2r है, इनके बेस को मिलाऊंगा वो भी क्या होगा 2r, तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया। तो हमने देखा कि ऊपर वाला जो m मास था, जिसको मैं एक बार स्टार लगा देता हूं, ये जो स्टार मास था इसको नीचे की तरफ अट्रैक्शन मिल रही है g कैपिटल M का स्केयर डिवाइड बाय 4r स्केयर, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस 2r था उसका स्केयर करेंगे तो 4r स्केयर आ जाएगा। सेम यहीं से मिल रही है। अब कई भी दो वेक्टर जो है ना 60 डिग्री पे हो, उनका रिजल्टेंट निकालना हो तो वो होता है √3 टाइम ऑफ एनी फोर्स, क्योंकि एफ यहां भी अट्रैक्शन सेम थी, ये भी सेम थी, ये भी इतनी थी gm स्केयर बाय 4r स्केयर वहां भी थी। तो जब इसका √3 टाइम करोगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर जो है वो आ जाएगा हमारे पास √3 टाइम ऑफ gm स्केयर बाय 4r स्क्वेयर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। अगर ये डाउट हो ना कि 60 डिग्री पे ये √3 कैसे आया, तो वो रिजल्टेंट का फार्मूला नहीं होता कि r इज इक्वल टू अंडर द रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, क्योंकि इसमें दोनों सेम है तो a स्क्वेयर आएगा 2ab cos 60 डिग्री। तो यहां पर इससे आप करके देख लेना, तो हमारा जो आंसर है वो √3 टाइम a आ जाता है। तो f नोट अगर 60 डिग्री पे तो उनका रिजल्टेंट √3 f नोट आता है। हेंस जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आ गए हैं। 18 में कह रखा है कि फाइंड फोर्स ऑन पॉइंट मास m इन द गिवन फिगर। तो ये बिल्कुल सेम अभी हमने क्वेश्चन किया ही है, हम इसको फिगर के अंदर ही देख लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं कि जो स्मॉल m है इसको नीचे की तरफ अट्रैक्शन मिल रही है f नोट, और यहां से भी इसको मिलेगी f नोट। दोनों एंगल अपने को पता है इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, क्योंकि तीनों साइड सेम है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर द √3 टाइम ऑफ f नोट। तो √3 टाइम ऑफ f नोट अपने को करना है, √3 इंटू f नोट। f नोट क्या होगा, किसी भी दोनों में फोर्स है, चाहे m इस m और इसमें या इस और उसमें, तो हमारे पास आएगा g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय d स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। वो कह रहे हैं कि एक शेल के अंदर कोई एक मास पड़ा है, पॉइंट मास, उस पर कितना फोर्स लगेगा। बच्चों ये प्रॉपर्टी है कि शेल के अंदर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, क्योंकि इसके अंदर चारों तरफ से अट्रैक्शन मिलती है। अगर ए बीच में ए पॉइंट सेंटर से अटैक करेगा तो बी उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए इनसाइड द शेल नेट फोर्स कितना होता है 0। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं बच्चों, इसमें अपने को कह रखा है कि एक ये पूरा बड़ा स्फीयर था, इसमें से छोटा स्फीयर कट कर दिया। बड़े स्फीयर की रेडियस r थी और छोटे वाले की थी r/2। तो अभी अपने को बताना है कि नेट जो है इस m मास पे कितनी अट्रैक्शन होगी, जो कि कितनी दूरी पे है 2.5r दूरी पे है सेंटर पॉइंट O से। तो बच्चों हम इसको ऐसे मानते हैं कि दो बॉडीज की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, जो मास कटा है ना उसको अपन नेगेटिव ले लेंगे बस। तो बच्चों हमारे पास पहले जो मास कटा है वो देखते हैं मास है कितना। जो पूरा स्फीयर था जिसकी वॉल्यूम होती है 4/3 πr³, तो मास था m। जब ये 1 होता तो हो जाता m/4/3 πr³। जो अंदर वाला स्फीयर है उसकी वॉल्यूम देख लो कितनी होगी 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, रेडियस उसकी r/2 है, इसका क्यूब करोगे तो r³/8 आ जाएगा। तो इतनी वॉल्यूम के लिए जो मास होगा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, मतलब ये 1 के था ना, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया। तो आप देखो 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r³ से r³ कट जाएगा। जो ये m आ गया ना अंदर वाले बॉल का जो मास आ गया वो आ गया हमारे पास m/8, कैपिटल m/8 आ गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं बच्चों। देखो दोनों फोर्स को ऐड करना है, हम एक किस्म का ऐड ही कर रहे हैं, बस वो चीज बीच में कट कर दी तो माइनस कर दिया। तो अब हम फिगर पे ध्यान रखें, हमें O पॉइंट से M तक का पहले देखना है बड़े वाली बॉडी को से क्या फोर्स रहेगा। तो आप साथ साथ स्टेटमेंट पे ध्यान दो, G मास ऑफ हमने किसका ले लिया मास, पहले पूरी वाले बड़े वाले का जो स्फीयर था उसका, ये वाला M। O पॉइंट से जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, पूरी 2.5 है। अगर हम देखें ये वाला जो डिस्टेंस है इस O से अंदर वाले O का वो r/2 है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2, क्योंकि पूरे ये हमारे पास 2.5 है, आधा रेडियस वहीं कट गई, तो इसलिए हमने क्या कर दिया 2r का स्क्वायर माइनस। अब छोटी बॉडी के सेंटर से अट्रैक्शन देखते हैं, G छोटी बॉडी का मास कितना है हमारे पास m/8 स्मॉल m डिवाइड बाय,
बच्चों छोटी बॉडी के सेंटर से स्मॉल एम की दूरी थी 2.5 आर, इसको मैं मानता हूँ 5/2, तो 5/2 आर। अब इसको हम यहां तक हमारे पास आ गया, इसको अब सोल्व कर लेते हैं। पास आ जाएगा जी एम और स्मॉल एम तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा हमारे पास 1/4 माइनस में, जब आप इधर सोल्व करोगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 25 इंटू 8, और ये नीचे वाला 4 ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा 4 डिवाइड बाई 25 इंटू 8 करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 200। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी इसको भी सोल्व करते हैं एक बार, ये आ जाएगा हमारे पास 2/100। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया टोटल 100 एलसीएम ले लेते हैं इसका, और यहां से हमारे पास ये तो आ जाएगा 25 माइनस का 2, तो बाकी सारी चीज कॉमन थी, ये जो ऊपर चलती आ रही है तो कांस्टेंट बाहर ले ली थी, तो ये आ जाएगा 23/100 ऑफ दिस क्वांटिटी। तो इस क्वांटिटी का जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर। वो कह रहे हैं बच्चों की कोई बॉडी जो है ना अर्थ के सरफेस पे जो जंप कर सकती है 1.5 मीटर, तो किसी और प्लेनेट पे कितना करेगी, और अपने को दोनों के बीच में जो है रेडियस की रेशो भी दे रखी है और डेंसिटी की रेशो दे रखी है। सबसे पहले बच्चों हमें पता है जितने कोई बंदा एनर्जी यहां लगाएगा वो तो उतनी ऊपर लगाएगा एनर्जी, तो उसकी उस बॉडी की जो है वो कांस्टेंट लेके चलनी पड़ेगी। तो अर्थ के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा लिया mgh, किसी और प्लेनेट पे भी mg-h। बच्चों ये m से m कट जाएगा, g का हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जो कि है हमारे पास, ये m से m कट गया, g का फॉर्मूला g रो 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, यहां पे डेंसिटी ऑफ अर्थ भी लिख लेता हूं, ये डेंसिटी ऑफ अर्थ है, इज इक्वल टू, अब जी डैश देखेंगे तो जी कांस्टेंट रहता है हमेशा ही, रो ऑफ प्लेनेट को मैं लिख देता हूं रो डैश 4/3 पाई रेडियस ऑफ प्लेनेट को मैं लिखता हूं आर डैश। तो बच्चों आप ध्यान से देखेंगे 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, और जी से जी भी कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, साथ में जो यहां पर हाइट बची हुई है और इधर क्या बची हुई है एच डैश। अब ये हाइट अपने को गिवन है, और क्या क्या गिवन है अपने को, ये इस साइड नीचे ले आते हैं अपन, ये जो रो है इसको नीचे ले आते हैं और आर को भी नीचे ले आते हैं, तो हमारे को एच देखो कितना गिवन है, एच अपने को गिवन है 1.5 मीटर इनटू में। जब वहां से डेंसिटी प्लेनेट के नीचे लेके आएंगे तो ये रेशियो अपने को देखो दे रखी है 4/5, क्वेश्चन में अपने को 4/5 दे रखी है। जब वहां से रेडियस ऑफ प्लेनेट को भी इधर नीचे ले आएंगे जो कि अर्थ की रेडियस के नीचे आ जाएगी RE/R, तो रेडियस की रेशियो भी अपने को दे रखी है 2/3 इज इक्वल टू, यहां बच जाएगा ओनली एच डैश। तो हम यहां से सोल्व करते हैं बच्चों, 1.5 को पहले मैं लिख देता हूं 3/2, तो हमारे से ये 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा ये 4/5, तो योग्य होता है हमारे पास 0.8 मीटर। तो हैंस ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, तो ऑप्शन बी होगा ये करेक्ट है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। वो कह रहे हैं किस डेप्थ के ऊपर जो वेट है वो 1/4 बन जाएगा सरफेस के कंपैरिजन में। तो बच्चों हम देखो, हमें पता है वेट जो क्वेश्चन में गिवन है वो WD, वो गिवन है अपने को 1/4 ऑफ WS। वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू जी, तो मैं यहाँ पे मास ऑफ बॉडी और जी डेप्थ वाला ले लेता हूँ 1/4, जो वेट सरफेस पे देखेंगे तो मास इंटू जी सरफेस देखना पड़ेगा, यहां से देखेंगे m से m कैंसिल हो जाएगा, GD का फॉर्मूला होता है ये वाला GS 1 - D/R। यहां आप देखोगे तो ये GS से GS भी क्या हो जाएगा, GS से वो वाला GS कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहां से बच जाएगा माइनस का D/R इज इक्वल टू 1/4 - 1, ये आ जाएगा माइनस का D/R इज इक्वल टू 3/4 माइनस का, यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो D है वो आ जाएगा 3/4 इंटू में 6400 किलोमीटर, अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर होती है, 6400 किलोमीटर, तो ये 4 से कट के आ जाएगा 1600 किलोमीटर। अब ये 1600 इंटू में ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो D आ जाएगा 4800 किलोमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट बच्चों ये देखो, ये थ्योरी है, थ्योरी का ही काम है कि जब भी सफियर के इनसाइड देखते हैं,
जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कह लो, फोर्स कह लो, जी कह लो, कुछ भी लिख लो, सारी एक ही चीज है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के। अंदर देखते सरफेस पे कांस्टेंट हो जाता है और बाहर देखते हैं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। तो इनसाइड के लिए जो इंटेंसिटी है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो या जिसको हम जी भी बोलते हैं, सब एक चीज है तीनों। अंदर के लिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ है वो सीधी लाइन होती है जो ये बनाती। बाहर देखते हैं मतलब कि जब हम आर रेडियस तक पहुंच चुके हैं, देखो ये जैसे ये मैंने सफियर लिया, अंदर से ये सॉलिड था, आर रेडियस तक हम पहुंच गए, मतलब सरफेस पे पहुंच गए। इसके बाद अब हम आउटसाइड आ गए, मतलब जो ये स्मॉल आर है ये बढ़ रहा है ना, कैपिटल आर को क्रॉस कर गया, मतलब हम बाहर आ रहे हैं। बाहर के लिए इनवर्स का रिलेशन होता है इनवर्स स्क्वायर का, तो ये इनवर्स स्क्वायर का मैंने ग्राफ बना दिया। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर 4 है, मतलब इसमें जो डी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में अपने को क्या रखा है कि पोल और जी में क्या रिलेशन होगा। इसका डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है, कोई भी लैटिट्यूड एंगल के साथ, ये होता है एंगल ऑफ लैटिट्यूड, जो कि मैंने लैम्डा से वहां पे लिखा है। तो इसके साथ जो जी होता है ना बच्चों, उसका फॉर्मूला बन जाता है जी एट एनी पॉइंट का फार्मूला होता है जी एट पोल माइनस कोस माइनस ओमेगा स्केयर आर कोस स्केयर लैम्डा। जब आप ये डैश पॉइंट को इक्वेटर मान रहे हो, तो इक्वेटर के ऊपर बच्चों, इक्वेटर के ऊपर तो ये सीधी लाइन ही आ जाएगी, मतलब एंगल कितने डिग्री बन जाएगा, 0। जो ये एंगल है वो क्या बन जाएगा, 0 डिग्री। और कोस 0 डिग्री 1 होता है, ये 1 बन जाएगा। तो जी आ जाएगा जीपी माइनस ओमेगा स्केयर आर। और अपने से बच्चों पूछा गया है जीपी माइनस जी क्या होगा, मतलब कि इसको यहां रखना, इसको इधर, और वो चीज इधर आ जाएगी। तो यहां से आ जाएगा जीपी माइनस जीई इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर आर। आर यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ भी हो, लिख दो, एक ही बात है वो। तो इससे जो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है, ओमेगा स्केयर आर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। बच्चों 25 में ये कह रखा है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो होता है ना, वो किसी और प्लेनेट पे कितना होगा, वहां पे जो डायमीटर या कोई डेंसिटी वगैरह में चेंज रहेगा वो देखेंगे। पहले आप ये समझ लो, ये पेंडुलम बच्चों, या तो आप यूनिट नंबर 10th जब करोगे एसएचएम उसके अंदर सीखोगे, या आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए डायमेंशन वाले फॉर्मूले से। फर्स्ट यूनिट में हम ये बहुत बार कर चुके हैं, ये फॉर्मूला नहीं भी याद तो अब आप जब डायमेंशन फॉर्मूले से सोल्व करोगे तो ये रिलेशन जरूर आ जाएगा कि जो टी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी है। याद है ना, आप करते थे कि टी जो है वो डिपेंड करता है कौन कौन सी क्वांटिटी पे, जी पे डिपेंड करता है और एल पे डिपेंड करता है। तो वहां से जो है टी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी आता था। तो या तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद कर लो या ये रिलेशन याद कर लो। अब इसके अंदर बच्चों जी का हमने भी पिछले क्वेश्चन में भी फॉर्मूला यूज किया था कि स्मॉल जी को जी रो 4/3 पाई आर भी बोलते हैं। यहां पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो टाइम पीरियड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आ गया। क्वेश्चन में क्या रखा है कि किसी और प्लैनेट पे जो रेडियस है ना वो 4 टाइम है ओरिजिनल रेडियस का। जब आप यहाँ पे 4r पुट कर दोगे तो रूट के हिसाब से हम देखेंगे जो t है, अगर रेडियस 4 गुना होगी तो जो t है नया t वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रूट है ना, यहाँ पर देखो रूट है टाइम के, इसमें यहाँ पे 4r पुट करोगे तो 2 बार आ जाएगा। तो हम कह देंगे एक्चुअली में जो नया टाइम है वो हो जाएगा 2 इंटू रूट आर की, 4 का 2 बार आ गया। अब अपने को यहां से समझ आ गया कि जो नया टाइम पीरियड है वो आ जाएगा t/2। बच्चों क्वेश्चन में ये कह रखा था कि सेकंड पेंडुलम के बारे में। सेकंड पेंडुलम वो होता है जिसका अर्थ के ऊपर एक टाइम पीरियड, मतलब पूरा चक्कर जो करता है वो 2 सेकंड में करता है। 2/2 क्या हो जाएगा, 1। अगर किसी को ये चीज समझ ना भी आई हो ना तो आप यहां पर इस तरह से t डैश अलग से निकाल लेना, जो कि आ जाएगा 2 पाई अंडर द रूट l बाई जी डैश। इन दोनों की रेशियो लेके देख लेना, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, l से l, जी डैश और जी की रेशियो, इस टाइम पीरियड को 2 सेकंड पुट कर देना। इनकी रेशियो लोगे तो सोल्व करके तो भी टी डैश आ सकता है, तो आपको जो इजी लगे वो कर लेना। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कह रखा है अपने को कि कोई भी एक, मान लो अर्थ है वो स्फीयर है, रेडियस आर की, 30 डिग्री पे जो जी की वैल्यू है, मतलब लैटिट्यूड एंगल 30 डिग्री दे दिया। मैंने यहाँ लैटिट्यूड एंगल लैम्डा से लिख रखा है, ये लैम्डा जो है 30 डिग्री दे दिया, यहाँ पे जी 30 होता है। और पोल के ऊपर इक्वेटर के ऊपर जो जी की वैल्यू है वो स्मॉल जी मान लो। तो अपने को बताना है स्मॉल जी और जी 30 में क्या रिलेशन, इनका डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों अपने पास ये फार्मूला होता है वेरिएशन इन जी विद लैटिट्यूड एंगल का। जी एट एनी पॉइंट होता है जी एट पोल माइनस ये सारी चीज।
जब हम इक्वेटर पे देखेंगे, इक्वेटर पे अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि ये जो है ये 1 बन जाएगा, क्योंकि जो इक्वेटर के ऊपर लैम्डा है वो 0 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास जी आ गया इक्वेटर वाला। और जब 30 डिग्री देखेंगे तो लैम्डा को हम 30 पुट कर देंगे। जब लैम्डा को आप 30 डिग्री पुट करते हो तो कोस 30 हमारे पास होता है √3/2। √3/2 का जब आप स्केयर करोगे तो ये बन जाता है 3/4। मतलब कि ले दे के हम कह दें कि ये सारी चीज हटा के हम क्या लिख सकते हैं 3/4। तो अब अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जी में से G30 को माइनस करना है। जब आप इस क्वांटिटी में इसको माइनस करोगे तो आप देखिए, मैं एक बार दोनों क्वांटिटीज को लिख भी देता हूं। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा G, जो कि अपने को दे रखा है Gp माइनस ओमेगा स्केयर R, और G30 ये माइनस करना है, ये अपने को दे रखा है Gp माइनस 3/4 ओमेगा स्केयर R। माइनस करना है तो ये माइनस का बन जाएगा और ये वाला क्या बन जाएगा प्लस का। जब आप इन दोनों की सब्सट्रैक्शन देखोगे ना तो G माइनस G30 है वो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1/4 ओमेगा स्केयर R, कि जीपी से जीपी कट जाएगा, 3/4 में से वो जाएगा। अब जो ये हमारे पास आया है ना बच्चों, ये आया माइनस का, लेकिन ऑप्शन ए में प्लस का दे रखा है, तो मतलब ओनली मैग्नीट्यूड की बात करी गई है, ठीक है, मतलब मोड लेके बात करें, तो इसलिए ऑप्शन जो ए है वो ट्रू होगा। हाँ, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। 27 है बच्चों, अपने को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है। सबसे पहले तो आप ये समझो जो फोर्स होता है वो होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब अपने को बताना है कि कितना वर्क करना पड़ेगा। बच्चों जो वर्क होगा एक्सटर्नल एजेंसी अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट करती है वो होता है हमारे पास माइनस नेगेटिव क्यों ले रहा हूं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक्सटर्नल एजेंसी को नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा। फोर्स एफ एस कोस थीटा, एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, थीटा जो है वो एंगल है। अगर दो अपने को वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो आप करेंगे माइनस का, देखो एफ की जगह में लिख दिया एम, पहले रुको, पहले तो आप ये कोस थीटा हटा के डॉट लगा दो कि अपने को डॉट प्रोडक्ट लेनी है। अब डॉट प्रोडक्ट किसकी लेनी है, माइनस का सिंबल। एफ देखो बच्चों अपने को कितना दे रखा है, मास इंटू इंटेंसिटी, जो कि अपने को दे रखा है मास 10 था, इंटेंसिटी थी 2i कैप प्लस 2j कैप। मैं ये यहां डाल देता हूं एफ की जगह, जो कि बन जाएगा 20i कैप प्लस 20j कैप। ये वाला जो माइनस का सिंबल है ये तो बाहर चलता आ रहा है, क्योंकि जब भी वर्क कोई भी अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट कोई करता है एक्सटर्नल सोर्स तो नेगेटिव करता है। अब डॉट कोस थीटा उठा के हमने डॉट ले लिया था, डॉट प्रोडक्ट में अपने को कह रखा है कि इसको हमने शिफ्ट किया है 5,4 पे, मतलब 5i कैप प्लस में 4j कैप। तो आप देखो 20 इंटू 5 करोगे 100, ये 20 इंटू 4 करोगे 80, क्योंकि अपने को i से i वाले मल्टीप्लाई करने हैं, j से j वाले, तो यहाँ से w जो है वो बन जाएगा माइनस का 80 जूल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 में अपने को कह रखा है कि मून से किस डिस्टेंस के ऊपर अट्रैक्शन जो है नेट जीरो हो जाएगी। अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस दे रखा है 60r, ये अपने क्वेश्चन में गिवन है 60r दे रखा है। बच्चों हम मानते हैं कि यहाँ पे m नोट मास पड़ा है, मून का मास मान लेते हैं हम कैपिटल M इंटू इसके सफिक्स m लिख देते हैं, मास ऑफ मून। अर्थ का मास अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है 81 टाइम है, इसको मैं मान लू 81 टाइम ऑफ मास ऑफ मून। बच्चों इस m नोट पे अट्रैक्शन जीरो तब हो जाएगी जब जितना मून अट्रैक्ट करे और उतना ही अर्थ अट्रैक्ट कर ले। हमें मून से दूरी बतानी है, क्वेश्चन में ये बता रखा है कि मून से कितने डिस्टेंस पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि m नोट जो मास है वो आपने रख दिया C पॉइंट पे, ये पॉइंट मान लो A और ये वाला पॉइंट मान लो B, ये A मान लेते हैं। तो अब अगर मैं कह दूं जितना C पे A फोर्स लगा रहा है उतना ही अगर C पे B फोर्स लगा दे, मतलब अर्थ उधर खींच ले इस m नोट को और मून इधर खींच ले, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। इस इक्वेशन को सोल्व करके हम x फाइंड कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस 60r था, देखो अगर ये हमने मान लिया x तो बचा हुआ डिस्टेंस हो जाएगा 60r माइनस x, क्या हो जाएगा 60r माइनस x, ये तो बचा हुआ डिस्टेंस है ये आ जाएगा। चलिए बच्चों पहले C और A में AC में फोर्स देखते हैं कितना आ जाएगा। G पहली बॉडी का मास जो कि मास ऑफ मून ले लेते हैं, दूसरी बॉडी का मास m नोट मान लेते हैं, डिवाइड बाय x स्क्वायर, दोनों में डिस्टेंस मानते हैं x है, इज इक्वल टू, अब इसमें और इसमें अर्थ में और m नोट में देखते हैं। G मास ऑफ अर्थ लिखने के बाद सीधा लिख देता हूं 81 टाइम मास ऑफ मून, m नोट डिवाइड बाय, इन दोनों में डिस्टेंस कितना है तो आप देखोगे 60r माइनस
एक्स, इसका अपने को स्क्वायर करना है। अब आप यहां देखो, ये जी से ये जी कैंसिल हो जाएगा, एम एम से एम एम कैंसिल हो जाएगा, एम नोट से एम नोट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर रूट लेना है, वहां भी स्क्वायर रूट लेते हैं। जब यहाँ स्क्वायर रूट लोगे तो हमारे पास आ जाएगा, ऊपर देखेंगे 1/x, और यहाँ पे 81 का स्क्वायर रूट 9, नीचे आ जाएगा 60r माइनस एक्स। इसको हम सोल्व करते हैं तो देखो ये ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 60r माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x। तो यहां से 60r इज इक्वल टू आ जाएगा 10x, जो x है वो आ जाएगा हमारे पास 6r। हेंस जो ऑप्शन नंबर ए है दैट वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 929 देखते हैं बच्चों, ये बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है। इसके अंदर अपने को एक स्फीयर को दो पार्ट्स के अंदर अपने को तोड़ के दिखा दिया। बच्चों अंदर पहले अपने को पता है कि नेट इंटेंसिटी 0 होती है। ये कह रहे हैं कि अगर नीचे वाला पोर्शन I2 इंटेंसिटी को दिखाता है, ऊपर वाला I1 को, तो बताओ दोनों में क्या रिलेशन होगा। बच्चों ऊपर वाली जो बॉडी है वो अपनी ओर खींचती है, नीचे वाला पार्ट अपनी ओर, तभी तो नेट अट्रैक्शन बीच में कहीं 0 होगी। तो अगर बीच में नेट अट्रैक्शन 0 है तो हम कहेंगे दोनों जो I1 I2 क्या है वो इक्वल होंगे, अगर अपन इसके दो पार्ट कर दिए तो, क्योंकि नेट अंदर I0 है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है दैट वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 में अपने पूछा गया है कि एक बॉडी को प्रोजेक्टेड किया है विद ए वेलोसिटी kv इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, और अपने को बताना है कि कितना मैक्सिमम हाइट तक वो जा सकती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। वो तो सबसे पहले तो है ना, इसके अंदर हम एक कंसेप्ट समझते हैं। जब भी कोई बॉडी अर्थ के से ऊपर जाती है तो उसमें जो हमें वर्क करना पड़ता है, उस वर्क का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है हमारे पास mgh। ये थ्योरी कंसेप्ट के अंदर ऑलरेडी पहले आपको पता होना चाहिए, mgh अपॉन 1 प्लस h बाय r। बच्चों अगर ये वर्क होता है, मुझे पता है मैंने v वेलोसिटी से फेंका है, मतलब मैंने इतनी काइनेटिक एनर्जी दी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो v क्या है, kv, तो मतलब v स्क्वायर हटा के मैं क्या लगा सकता हूं यहां पर, kv स्क्वायर, मतलब k स्क्वायर v स्क्वायर। और अब इस v की जगह भी देखो अपने को क्या पुट करना है, उधर देखो अंडर दी रूट 2gr, तो अंडर रूट v स्क्वायर है, उस चीज का स्क्वायर करोगे तो रूट तो कट जाएगा, तो ओनली क्या बच जाएगा 2g और r। अब यहां से अपने को ये क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। m से देखो बच्चों m साफ साफ कैंसिल हो रहा है, g से g भी कैंसिल हो रहा है, नीचे r एलसीएम ले लेंगे तो नीचे r एलसीएम से पूरे के डिवाइड में तो आ जाएगा r, और यहां भी आ जाएगा r, फिर ये r जाएगा ऊपर जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा इस r से। अब हमारे पास यहां से ये 2 से इसके अंदर ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, ले दे के हमारे पास जो बच गया वो बच गया ओनली बस k स्क्वायर। k स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास इस साइड तो बच गया ओनली h, डिवाइड बाय क्या बच गया r प्लस h। यहां से मैं हाइट को देखता हूं कितनी आती है, ये हाइट सरफेस से आ रही है अभी, तो हाइट यहां से अपन सोल्व करेंगे तो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया k स्क्वायर r प्लस k स्क्वायर h इज इक्वल टू h। इस टर्म को उधर ले जाओ तो हमारे पास आ जाएगा k स्क्वायर r इज इक्वल टू, ये जब वहां जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा h कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा 1 माइनस k स्क्वायर, और ये h कॉमन आ गया। यहां से हम h निकाल लेते हैं, h हमारे पास कितना आ जाएगा, h आ जाएगा हमारे पास k स्क्वायर r अपॉन 1 माइनस k स्क्वायर। बच्चों ये h जो थी ये तो सरफेस से हाइट आई है, इसमें ये रेडियस ऑफ अर्थ ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा, सेंटर से, अर्थ के सेंटर से कितनी हाइट आ गई, अपने को निकालना ये r ही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो मैं दोनों तरफ r ऐड कर देता हूं। जब r ऐड करूंगा ये तो बन जाएगा स्मॉल r, जो डिस्टेंस फाइंड करना है। यहां हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस के स्क्वायर। देखो वैसे तो ऑप्शन आ ही गया, 1 माइनस के स्क्वायर वाला एक ही है, फिर भी इसको सोल्व करते हैं तो यहां से आ जाएगा हमारे पास के स्क्वायर आर प्लस के आर प्लस का आर माइनस का के स्क्वायर आर, ये के स्क्वायर आर से के स्क्वायर आर कट जाएगा तो आ जाएगा आर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। हेंस जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है दिस वुड बी करेक्ट। वो आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर। इस क्वेश्चन में अपने को कह रखा है कि कोई भी अपने को पहले एक रिंग दे रखी है और वो जो रिंग है वो किसी सफियर के ऊपर पड़ी है। ये सफियर है बच्चों, जैसे मेटल का मान लो कि एक हमारे पास कोई एक लड्डू है, ऊपर वाली रिंग है तो ये उसकी एक्सिस के ऊपर पड़ा है। एक्सिस कैसे समझ लो, जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक रिंग है, इस रिंग की जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली जो लाइन इसके सेंटर से पास कर रही है,
इस रिंग की जो ये वाली लाइन है इसको बोलते हैं अपन एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस। तो अब इसकी रिंग की एक्सिस के साथ साथ मतलब ये किसी नीचे एक सफियर पड़ा है, एक बॉल पड़ी है मेटल की, तो मैंने इस फिगर को यहां पर इस तरह से सीधा बना के दिखा दिया। ये हमारे पास रिंग है, ये एक्सिस है, और एक्सिस ऑफ रिंग के ऊपर जो जी निकालने का फार्मूला होता है, इसको जी बोल लो या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोल लो, वो ये डायरेक्ट होता है। तो क्वेश्चन में अपने से यही पूछा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। पहले जी का फार्मूला अपने पता है, फिर इसको अपन इसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे कैपिटल एम से। तो पहले इस रिंग का यहां पर इसके सेंटर के ऊपर हम देख लेते हैं कितना ग्रेविटेशनल फील्ड रहेगा, जिसको जी बोलो या आई बोलो एक ही चीज है। तो जी का फार्मूला हमारे पास है जी एम डी। डी डिस्टेंस, इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस √3 दे रखा है, यहाँ पर हम √3 पुट कर देंगे, और नीचे भी अपन को यहाँ पे √3 पुट करना है। इसको सोल्व करेंगे, बहुत इजीली सोल्व होके ये आ जाएगा। इसके बाद m से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। हेंस जो हमारा ऑप्शन नंबर है वो आ जाएगा √3, ये आ जाएगा डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। 32 में क्या रखा है? अपने को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला होता है बच्चों -gm/r, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जब आपको क्वेश्चन दे रखा है दो मास हैं, दोनों r डिस्टेंस की दूरी पे हैं, उसके सेंटर में बताना है। तो हमने देखा जो पहले वाला मास है, इससे यहाँ की कितनी दूरी हो जाएगी? इससे जो यहाँ की दूरी है वो हो जाएगी r/2। यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लेंगे, उसका भी यहाँ पे निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। जब ऐड करोगे तो मैं कह दूं दोनों का सेम होता, 2 गुना कर दूं किसी भी एक का, 2 गुना v कर देते हैं तो 2v कर देते हैं। तो 2 इंटू एक का पोटेंशियल क्या होता है? -gm/r। r कितना है? r/2। ये 2 वाला तो ये 2 है, ये भी कहां चल जाएगा? ऊपर। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4gm/r। ये हमारे पास आ गया -4gm/r, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। बच्चों वो कह रहे हैं हाइट h तक अपने को ऊपर किसी बॉडी को लेके जाना है, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा? उतना गेन होगा जितना वर्क होगा। वर्क होगा तो मैंने ये थ्योरी लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से समझा रखा है, और लास्ट में इसके क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर भी आप इसकी डेरिवेशन समझोगे। जब भी अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को ऊपर ले जाते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या जो वर्क डन है उसका फार्मूला होता है mgh/1 + h/r। वैसे तो ये ऊपर वाला mgh ही होता है, लेकिन बच्चों हाइट बहुत ज्यादा हो तो ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि हाइट के साथ साथ जी वेरी करता है। तो जो आप 9th क्लास तक फार्मूला करते थे mgh, वो नहीं करना, ये वाला लगाना है। अब अपने को कह रखा है हाइट जो है वो r के इक्वल है। जब आप यहाँ h को r पुट कर दोगे, तो मैंने यहाँ पे h को r पुट कर दिया, r और r कितना आ गया? 1, 1 + 1 कितना आ गया? 2। तो हमारे पास आ गया mgh/2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। बच्चों ये डायरेक्ट आपको रिलेशन क्लास में पहले पता होना चाहिए। अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है तो पोटेंशियल निकाल सकते हो। वो रिलेशन होता है E = -dv/dr। अब की बार डिस्टेंस x है तो x ले लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो E है वो हमारे पास जो dv है वो आ जाएगा हमारे पास dv = -E × dx। मतलब ये माइनस साइन भी इधर ले आए, dx ऊपर ले आए। अब E की वैल्यू अपने को दे रखी है, वो हम पुट करके इंटीग्रेशन कर देंगे। तो dv = हमारे पास E की वैल्यू देखो क्या दे रखी है? 5x⁴, और ये नेगेटिव का साइन साथ में है ही dx। जब इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, जो dv का इंटीग्रेशन है वो तो आ जाएगा v। यहां पर जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो एक बार मैं इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देता हूं कि को कंफ्यूजन ना हो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया मैंने। तो माइनस का साइन 5। अब देखो 1/x⁴ है, एक्चुअली में क्या है? x⁻⁻⁴। पावर एक बढ़ानी है तो क्या बन जाएगी? x⁻⁻3 डिवाइड बाय उसी से डिवाइड करना है, तो इंटीग्रेशन वो हो जाएगा। तो 5 में पहले बाहर ले आया था, माइनस ऑलरेडी था ही। 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? 1/x⁵, क्योंकि ये क्यूब इसलिए आया, ऊपर पावर -3 आती है, इसका इंटीग्रेशन करोगे ना, वहां कर रखा है, और साथ में -3 भी है नीचे, तो माइनस का सिंबल और 3। अगर हम इसको सोल्व करते हैं माइनस से माइनस कट जाएगा, तो जो v है दैट वुड बिकम, हमारे पास v आ जाएगा 5/3 की नीचे डिवाइड बाय 5/3 था, एक बढ़ाया तो हो गया था -3, तो x⁻⁻3।
जो कि हमारे पास ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन इससे जो रेलिवेंट ऑप्शन है वो ए है, हेंस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना, ये जो एक्स क्यूब है या तो ये माइनस का आना चाहिए या ये डिवाइड में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में अपने कह रखा है किसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 वर्टेक्स के ऊपर हमने मास रख रखे हैं एम, एम और एम। अब अपने को इसका जो ट्रायंगल है इसका साइज इंक्रीज किया और इसकी जो लेंथ बन गई वो 3 है और इनके ऊपर मास पड़े, तो अपने से पूछा है ऐसा करने में हमने कितना वर्क किया होगा। बच्चों जो वर्क डन होगा वो हमारे पास हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो देखो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, माइनस का जी एम एम बाय, क्योंकि दोनों मास सेम है तो इसलिए एम एम लिख रहा हूं, अदरवाइज जी एम वन एम टू बाय आर। फाइनल केस में देख रहे हैं तो आर कितना हो जाएगा हमारे पास 3 है। तो वो जो एनर्जी है वो इस मास में भी होगी, इनकी भी होगी, इनकी भी। स्केलर क्वांटिटी है तो पूरे सिस्टम की कितनी हो जाएगी 3 गुना। तो मैं यहां लिख देता हूं यू जो फाइनल आ गया हमारे पास, यू फाइनल आ गया हमारे पास माइनस का 3 जी एम स्केयर बाय 3 ए स्केयर, ये 3 से 3 कट भी जाएगा वैसे। ऐसे ही यू इनिशियल मतलब इस केस में क्या थी पोटेंशियल एनर्जी, तो कोई भी दो मास में क्या होती है हमें पता है, जी एम एम बाय में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारे पास ए था और 3 थे, एक तो ये सेट, एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर, 3 पेयर से तो हमने 3 कर दिया और माइनस का सिंबल। अब हमको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है बच्चों। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल जो अपने को दे रखी है वो दे रखी है माइनस का जी एम स्केयर बाय ए स्केयर, इनिशियल अपने को दे रखी है माइनस का ये सब, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि एक माइनस फॉर्मूले भी के अंदर भी है। तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का जी और सॉरी 3 जी एम स्केयर बाय ए स्केयर। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर, मैंने गलत लिख दिया सॉरी ए। तो इनको जब अपन सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 जी एम स्केयर बाय ए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 में क्या रखा है कि कोई भी एक क्यूब है, उस क्यूब के अंदर एम मास पड़ा है, तो उसकी वजह से फ्लक्स जो है, फ्लक्स होता है बच्चों नंबर ऑफ ग्रेविटेशनल लाइंस। ये थ्योरी में कंसेप्ट करने का टॉपिक है। ये किसी भी एम मास की वजह से कोई भी शेप हो तो उसकी वजह से आता है 4 पाई जी एम। ये शेप पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि ये नंबर ऑफ ग्रेविटेशनल लाइन, मान लो कि एम मास है, चाहे वो इस शेप में पड़ा हो, चाहे इस शेप में पड़ा हो, चाहे वो किसी भी शेप में पड़ा हो, जैसे एक बल्ब है वो कैसी भी शेप में पड़ा हो, उसमें जो नंबर ऑफ लाइट की लाइन सब तो सेम रहेंगी, बाहर की शेप पर डिपेंड नहीं करता। तो ये जो अपने को है थ्योरी लेक्चर में पता होना चाहिए कि फ्लक्स का ये फार्मूला होता है और ये शेप पे डिपेंड नहीं करता। तो ए ऑप्शन में यही कह रखा है कि जो फ्लक्स है वो 4 पाई जीएम है, और बी में कह रखा है कि जो है वो इंडिपेंडेंट होता है सरफेस के और डिपेंड करता है अंदर जो है कितना मास पड़ा है, नॉट ऑन साइज एंड शेप। साइज और शेप पे जो है फ्लक्स डिपेंड करता नहीं। तो हमारे पास मैं वैसे बच्चों का एग्जांपल देता हूं, जैसे धूप होती है, धूप अगरबत्ती होती है जो तो वो अगर हम कहीं पे अंदर जला रहे हैं, कहीं पे भी मान लेते हैं कि इसके अंदर हमने एक कोई धूप जला दी, तो इससे धुआं उतना बाहर निकलेगा जितनी बड़ी धूप होगी, बाहर की शेप पे कुछ डिपेंड नहीं करता। तो इसीलिए हम कहेंगे तो इसका ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट ए करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है, वो फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन है। हेंस जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 37 पे आते हैं बच्चों। 37 पे देखो अपने को ये कह रखा है पहले दो मास थे, एक 1 kg का दूसरा 2 kg का, जो कि हम फिगर के अंदर देख सकते हैं, दोनों 1 मीटर की दूरी पे थे। अब दोनों मास एक दूसरे की तरफ आए, 1 वाला भी और 2 वाला भी, उनके बीच में कहीं पे मान लेते हैं डिस्टेंस डी आ गया। उस डी डिस्टेंस पे अपने से पूछा है कि उस डी डिस्टेंस पे जो हमारे पास सेकंड वाला मास है उसकी वेलोसिटी दे दी अपने को 3.6 सेंटीमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 10⁵ मीटर पर सेकंड बन जाएगा। और अब हमारे पास ये इसकी मास वेलोसिटी देखे, इसकी भी कोई वेलोसिटी होगी, 1 वाले मास की भी कोई वेलोसिटी होगी। अपने से ये पूछ लिया क्वेश्चन के अंदर कि जब p की वेलोसिटी अपने गिवन है तो बताओ दोनों में डिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ये देख लिया कि पहले वाले का मास था 1 किलोग्राम, इसकी वेलोसिटी मान ली v, ये निकाल ली, ये हमारे पास कितनी आ गई 2
क्योंकि इसका मास 2 था। ये वेलोसिटी मैंने अभी भी बताया है कि 3.6 को हम सेंटीमीटर पर आर को बोल सकते हैं 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड। तो इससे हमारे पास v आ गया, मतलब इस टाइम पे अब जो बॉडी बी थी उसकी वेलोसिटी तो थी 2 × 10⁻⁵ और बॉडी ए की थी, सॉरी इसकी थी 10⁻⁵ और बॉडी बी की थी ये। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आ जाए और ये डी डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम एनर्जी को कंजर्व करते हैं। किस तरह से, देखो पहले जो एनर्जी थी हमारे पास पहले फर्स्ट केस के अंदर, उसमें काइनेटिक तो थी नहीं, बॉडी एक दूसरे से चलना स्टार्ट नहीं हुई थी, सारी की सारी पोटेंशियल थी। तो मतलब जो टोटल एनर्जी थी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इनिशियली जो हमने ऊपर फिगर बना रखा है 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी दो पार्टिकल की है इसलिए मैं K1 K2 अलग अलग लिख देता हूं। अब बच्चों अब हमें पहले ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, उसका फार्मूला होता है माइनस, देखो 1 पॉइंट पे 1 पॉइंट ऊपर वाला मतलब 1 पॉइंट मतलब फर्स्ट पार्ट पे बॉडी चल रही थी, काइनेटिक तो 0 थी, ये तो 0 होगी। मैं पोटेंशियल का फार्मूला लिख देता हूं, जी फर्स्ट बॉडी का मास, मैं वैल्यू लिख देता हूं डायरेक्ट, जी की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻11 इंटू क्या फार्मूला होता है, जी m1 m2 बाय r। तो m1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, पहली बॉडी का मास 1 दूसरी का 2 डिवाइड बाय, दोनों में कितना डिस्टेंस है, ऊपर वाले केस में फर्स्ट में देखो कितना है हमारे पास 1 मीटर, तो ये 1 आ गया। 1 नीचे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में काइनेटिक एनर्जी तो 0 थी इधर इज इक्वल टू, अब जब नीचे वो डी डिस्टेंस पे पड़े तो अपने को निकालना है, वहां पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जी, जो कि मैंने वैल्यू लिख दी, पहला मास दूसरा मास डिवाइड बाय डिस्टेंस डी, नेगेटिव का लेना ये भी। इसके बाद प्लस में काइनेटिक एनर्जी, ये तो प्लस में आएगी हाफ, मास कितना है m1, उसकी वेलोसिटी क्या है 10⁻⁻5 प्लस में दूसरी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी हाफ, दूसरी बॉडी का मास कितना है, जिसका मास है 1 kg उसकी वेलोसिटी है 2 और जिसका मास है 2 kg ये उसकी वेलोसिटी, तो यहां 2 लिख देते हैं, चलो हाफ, वहां मैंने 2 लिख दिया, ध्यान रखना हाफ। अब की बारी हम कर लेते हैं क्योंकि ये था फर्स्ट बॉडी के देख रहे उसकी वेलोसिटी जो थी वो थी 2 × 10⁻⁵। सेकंड बॉडी का जो मास है वो 2 है और वेलोसिटी है ओनली 10⁻⁵। अब अपन इनको सोल्व करके बच्चों स्पेस की कमी है, हम यहां से डी फाइंड कर लेंगे, तो डी जो है वो 0.31 मीटर आ जाएगा, जो 0.31 मीटर इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर। 34 के ऊपर बच्चों अपने को कह रखा है कि कोई एक m मास है, उस मास को हमने रखा था यहां पर रेस्ट पे था, मतलब कि जो मास है वो कहां पे था बी पॉइंट पे रेस्ट पे, उसको छोड़ दिया, छोड़ेंगे तो ये दूसरी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये रेडियस अपने को दो डिस्टेंस दे रखा 3r और रेडियस ऑफ जो रिंग दे रखी है ये वही वाली बात बन गई, ये हमने अभी भी रिंग बनाई थी और ये रिंग की क्या बन गई हमारे पास एक्सिस, ये रिंग है ये इसकी एक्सिस के अंदर से जा रही है, जो ये वाली है ये इसकी एक्सिस है, ऐसे देख लो। तो अपने से मानते कि इस पेन के इस पॉइंट पे कोई मास पड़ा था, वहां से वो मास आगे आ रहा है, तो अपने से पूछा गया है कि ये बताओ कितनी हमारे पास नेट वेलोसिटी आ जाएगी। तो बच्चों हमें ये पता है कि जितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वही क्या होगा काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो आप यहां से इस इक्वेशन से देखें, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² क्या आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल इनटू मास। पहले हमने पोटेंशियल ए पे देखा, जो कि हमको पता है किसी भी रिंग के सेंटर के ऊपर पोटेंशियल होता है gm/r, उसकी एक्सिस पे होता है पोटेंशियल का फार्मूला ये वाला। इसके अकॉर्डिंग जो हमने डिस्टेंस पुट, यहाँ पे डिस्टेंस पुट करना था क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल r था वो 3r पुट करके, ये थ्योरी लेक्चर में पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए तभी ये कर पाएंगे आप। यहाँ पे 3r पुट कर दिया तो यहां से पोटेंशियल आ गया बी पे। अब पोटेंशियल जब आ गया तो चेंज इन पोटेंशियल ही निकाल लेते हैं, चलो हम, तो चेंज इन पोटेंशियल निकाल लिया हमने जो VB माइनस VA, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा, ये मैं इनिशियल पॉइंट से माइनस फाइनल कर रहा हूं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है वही काइनेटिक में चेंज हुआ है। जब भी लॉस देखना होता है ना तो इनिशियल माइनस फाइनल करना होता है। इनटू में मास कर दिया तो ये आ गया एनर्जी, देखो ये मास मल्टीप्लाई कर दिया, इस डिफरेंस में से इसको, इसमें से इसको माइनस किया, सबसे पहले हमने कहां से, यहां से ये माइनस कर दिया, इससे मास मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हाफ mv² के इक्वल रख दिया।
अब यहां देखो ये m से जो m है ये कट जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहां पर ये 2 ऊपर आ गया। इस तरह सोल्व करने के बाद ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगी। ये हमारा तो है ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा दैट वुड बी इक्वल टू डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 39 के अंदर देखते हैं बच्चों, अपने को मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन कराया था कि जब भी अपने को निकालना हो पोटेंशियल, E का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर। तो डी आर को अपन यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल आर एक्स कुछ भी ले सकते हैं, डिस्टेंस लेना है। यहां से डीवी क्या आ जाएगा, ई इंटू डी आर और माइनस का, और इसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो बच्चों अभी आप देखेंगे तो जब अपने को E दे रखा है, E देखो कितना दे रखा है, अपने को दे रखा है माइनस का के आर, आई ई जी एक चीज होती है, सारी इंटेंसिटी को दिखाती है, सिंबल अलग अलग है। तो हमारे को आ जाएगा यहां से डी वी इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट जाएगा के बाय आर डी आर। जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे, यहां तो इंटीग्रेशन आ जाएगा v और यहां आ जाएगा के बाहर नेचुरल लॉग आर, क्योंकि 1 बाय आर का इंटीग्रेशन जो होता है वो नेचुरल लॉग आर होता है। अब लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर, तो v माइनस वी नोट, मतलब फाइनल v था, इनिशियल वी नोट है, क्वेश्चन दे रखा है। और ऐसे ही इक्वल टू जब तुम यहां पुट करोगे के नेचुरल लॉग, अपर लिमिट पुट करोगे मतलब कि आर माइनस शुरू में कितना था आर नोट। तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है क्या कि लॉग x माइनस वाई लॉग x बाय वाई होता है। मैं एक बार करके दिखाता हूं, v माइनस वी नोट इज इक्वल टू के नेचुरल लॉग। तो देखो लॉग r माइनस आर नोट था ना, तो r बाय आर नोट भी लिख सकते हैं, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वी नोट है, ये उधर जाके प्लस का बन जाएगा, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर है वो आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जस्ट ए मिनट बच्चों, तो इसके अंदर थोड़ा सा अपने को करेक्शन करनी पड़ेगी ऑप्शन में, जो 39 है इसको प्लस करना पड़ेगा, तो जिससे हमारा जो है ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। तो ए ऑप्शन में बस अपने को प्लस करना पड़ेगा, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन करनी पड़ेगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40 में देखो, मैंने आपको इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, वो कह रहे हैं कि पहले तो हम थे सरफेस पे, पहले तो थे बॉडी एम जो थी वो एन आर ई हाइट लेके गए हैं ऊपर, तो अपने को बताना है नेट जो है अपन ने कितना वर्क किया होगा। वर्क कह लो, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी कह लो, एक ही चीज होती है। तो अपने को चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली पूछा है। तो हमने देखा कि है ना, अर्थ के सेंटर से किसी भी पॉइंट पे अपने को निकालनी हो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, तो जी एम एम बाय आर होता है। पहला पॉइंट हम सरफेस पे मान लेते हैं। सरफेस पे मानेंगे तो फिगर में देखो, जो फर्स्ट पॉइंट अपन ने माना है उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर ई। तो मैंने यहां पे क्या पुट कर दिया आर ई फर्स्ट केस में, और नेगेटिव का रहेगा ये। सेकेंड केस में वो कह रहे हैं कि हाइट ऊपर ले गया अपन एन इंटू आर ई, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सेंटर डिस्टेंस हो जाएगा एन इंटू आर ई प्लस आर ई, मतलब कि 1 प्लस एन इंटू आर ई। मतलब ऊपर भी हमारे पास क्या आ गई पोटेंशियल एनर्जी, जो कि 2 पॉइंट पे U2 आ गई, और यू ये जो हमारे पास आ चुकी है वहां पे देखेंगे तो हमारे पास 2 पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है वो ये आ चुकी है 2 पॉइंट पे। अब 2 पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी, तो अपने को पता है चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, जो अपने क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अपन क्या करेंगे, U2 माइनस U1 कर देंगे। तो जो इक्वेशन अपने को ऊपर देखे है इसमें से हम कौन सी इक्वेशन माइनस कर देंगे, ये वाली। ये माइनस करके देखते हैं, तो हमारे पास पहले कॉमन आ जाएगा जी एम ई एम बाय आर ई, जी एम ई बाय आर ई। अंदर हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस 1 ऑन एन प्लस 1। अब इसका एलसीएम ले लिया, डिवाइड में देखो n+1 आ गया। तो ये सारा सोल्व करके बहुत इजी है, ये हमारे पास बिल्कुल एलसीएम लेने के बाद इतना आ जाएगा। अब बच्चों अगर मैं इसको r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड कर दूं, तो ऊपर से जी एम और नीचे से ये आर ई का स्क्वायर, नीचे से ऊपर से जी एम, एक आर तो था, आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड किया, तो इसको स्मॉल जी बोलते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा इतना। तो ये हमारे पास अगर किसी बॉडी को एन आर ई हाइट पे लेंगे तो इतना आ जाएगा। और वैसे भी आपको ये चीज तो आप डायरेक्ट याद कर लो बच्चों, कि जब भी किसी बॉडी को एच हाइट पे जाते हैं
तो वर्क या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh1+h/r होता है। अब आप इसमें r की जगह nre पुट करते तब भी हमारे पास आंसर आ जाता। फिलहाल मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन कर दी। ये हमारे पास DPP 24 के सोल्यूशन थे।